संयोजक प्रोफेसर उत्तम सिंह जी। यह दायित्व स्वागत भाषण का मुझे सौंपा गया है। हमारे प्राचार्य महोदय कुछ स्वास्थ्य की वजह से ये दायित्व हमें दिया गया है। तो आज के इस एक दिवसीय राष्ट्रीय ऑनलाइन वेबिनार में उपस्थित हमारे आमंत्रित अतिथि वक्तागण, मुख्य अतिथिगण एवं महाविद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकगण और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस एक दिवसीय ऑनलाइन वेबिनार में आत्मीयता के साथ हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के संरक्षक के रूप में एवं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पांडे जी का मैं बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि समय समय पर आपके आशीर्वाद से इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग आयोजित करवाते रहते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में कुछ ही पलों में जुड़ने वाले हैं हमारे वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर के रूप में यूनिवर्सिटी भोपाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह चौहान जी, उनका भी आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। साथ ही हमारे दूर के प्रदेशों से जुड़े हुए सम्मानीय आमंत्रित अतिथि वक्तागण, जिनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चूंकि इलाहाबाद ज्ञान और अनुभव की सबसे बड़ी संस्था के रूप में हम जानते हैं, वहाँ से पधारे हुए इस कार्यक्रम में प्रोफेसर आदरणीय संदीप मल्होत्रा जी, आप प्राणी शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। द्वितीय वक्ता के रूप में पधारे हुए हमारे बिहार पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र के विशेषज्ञ के रूप में, जिनका नाम हम लोग सुन के ही लगभग हर्षित हो जाते हैं, ऐसी विभूतियां आज हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार में हम लोगों को ज्ञान प्रकाश से अवगत कराएंगे डॉक्टर सम्मानीय अरविंद कुमार नाग जी। आदरणीय हमारे राजस्थान से जुड़ने वाले एक वक्तागण आशीष शर्मा जी इस समय किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आत्मीयता के साथ हार्दिक एवं स्वागत अभिनंदन है। साथ ही हमारे महाविद्यालय की वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर ममता पांडे मैम, जो इस समय भोज के समस्त कार्य दायित्वों को संभाल रही हैं और साथ ही इस व्यस्तता के साथ अपना समय इस कार्यक्रम में दे रही हैं, उनके प्रति भी बहुत ही मन से हार्दिक एवं स्वागत अभिनंदन है। साथ ही इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर उत्तम सिंह जी और इस कार्यक्रम के सह संयोजक श्री मनोहर अली साहब, IQAC समन्वयक सम्मानीय श्री गजेंद्र परते जी एवं इस कार्यक्रम की तकनीकी सहयोग देने वाले हमारे शिक्षकगण, इस कार्यक्रम को और कई प्रकार से संभालने के लिए हमारे मित्र इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं, उन सबका बड़ी आत्मीयता के साथ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथ ही इस कार्य में विद्यार्थी भी, जो हमारे विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं, हाँ, हमारे सरकारी शब्द हमारे विद्यालय कुमार आदरणीय के कुमार सर जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, उनका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत
हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथ ही आदरणीय विनय सिंह जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में स्थान प्राप्त करेंगे। उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। हम सब आपके ज्ञान पिपासा के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा विलंब ना करते हुए आपको इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम में जो हमारा आज का विषय है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाऊंगा कि हमारे देश में जो जैव विविधता पॉइंट हैं या जैव विविधता सेंटर हैं, हमारे देश में जो जैव विविधता है वो काफ़ी अच्छी है और जैव विविधता स्थायित्व के लिए काफ़ी ज़रूरी है, स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं जो जैव विविधता और उसके संरक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, तो हम सब उनसे लाभान्वित होंगे। और हमारे बीच वक्ता के रूप में उपस्थित हैं, मैं सर्वप्रथम उनको आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम मैं जो हमारे आज के प्रथम वक्ता हैं प्रोफेसर संदीप कुमार मल्होत्रा सर, उनका मैं परिचय देना चाहूँगा आप सबको कि बहुत बड़े प्रतिभा के धनी हैं जिन्हें हम आप सुन करके बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। प्रोफेसर संदीप कुमार मल्होत्रा सर, रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। सर ने चेयरमैन कम साइंटिस्ट इंचार्ज के रूप में भी एनिमल हाउस फैसिलिटी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अपनी सेवा दी है। सर ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की है, जो उन्हें सन 1979 में अवार्ड हुई है, और साथ ही सर ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से भी 1982 में इनको अवार्ड हुई है। साथ ही सर ने विदेश यात्रा एवं विदेश में ट्रेनिंग के रूप में कई देशों का सफ़र किया है। सर ने यूके, कैलिफोर्निया, यूएसए, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, पोलैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना, बुल्गारिया, कई देशों में जाकर के वहाँ पर अपने जो शोध पत्र हैं वो प्रकाशित किए हैं, वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त की है, वहाँ पर ट्रेनिंग दी है। तो ऐसे प्रतिभा के धनी व्यक्ति को हम आज सुन करके बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। साथ ही सर के 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन हैं, जो कि कई अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, और सर के 50 से अधिक अब्स्ट्रैक्ट और बुक पब्लिश हैं। सर के भारतीय जर्नल में 100 से अधिक जर्नल प्रकाशित हुए हैं। साथ ही सर ने कई एजेंसी के द्वारा रिसर्च प्रोजेक्ट 20 से अधिक रिसर्च प्रोजेक्ट को अंडरटेकिंग किया है और उनको सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। सर को देश एवं विदेश में 20 से अधिक अवार्ड्स के द्वारा सम्मानित किया गया है। सर यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं के कोऑर्डिनेटर, सेंटर सुपरिटेंडेंट और सब्जेक्ट एक्सपर्ट इवेल्युएटर रह चुके हैं, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। यूजीसी नेट हम लोग एग्जाम देते हैं, बच्चों को उसके बारे में बताते हैं। सर ऐसी परीक्षाओं के सुपरिटेंडेंट, इवेल्युएटर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट में भी काम कर चुके हैं। सर यूपीएससी, यूपी पीसीएस जैसी परीक्षाओं की मेंस में आंसर शीट इवेल्युएटर रह चुके हैं। इसके अलावा सर ने के अंडर सुपरविजन में कई शोधार्थियों ने, लगभग 30 शोधार्थियों ने अपना शोध कार्य पूर्ण किया है। तो मैं ऐसे प्रतिभा के धनी हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर संदीप मल्होत्रा सर, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो अपने वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित करें। सर, संदीप मल्होत्रा सर।
सर अभी हम लोगों के बीच में हमें तो दिख रहे थे कि जुड़े हुए थे। मैं सर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आवाज आ रही है आपको? हेलो जी सर, आ रही सर। जी, जी सर, मुझे जी सर, आ रही स्लाइड है। शेयर करना है, थोड़ा सा उधर से परमिट करिएगा। जी जी। ऊपर वाला प्रसाद है, नीचे अर्चना के भैया लाए थे तो वो दीजिए थोड़ा। इलाहाबाद जी, क्या इलाहाबाद से पढ़ रहा है। भैया वहाँ से आए थे। अरे वो भूल गया। दिख रहा होगा, पहली स्लाइड देख सकते हैं आप। सुनील, पहली स्लाइड दिख रही है? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। स्लाइड नहीं प्रेजेंट हो रही है आपकी। यहाँ दिखा रहा है कि प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। आप बताइए, पहली स्लाइड देखी? हेलो, फर्स्ट स्लाइड दिख रही है आपको? नहीं सर, स्लाइड नहीं दिख रही है। अरे, उधर से परमिट कीजिए। यहाँ तो आ रहा है, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन। आयोजक महोदय, उधर से परमिट कीजिए, यहाँ से तो जा रहा है। हेलो, उत्तम सिंह। जी सर, जी सर। उत्तम सिंह जी, यहाँ दिखा रहा है यू आर प्रेजेंटिंग, तो फिर आपकी साइड से रुकावट है। जी सर, आ गया। चलिए, ठीक है, मैं जी सर, दिख रही पीपीटी सर। विजुअल सर, विजुअल। थैंक यू। तो हमारा आज का टॉपिक है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। प्रश्न ये है कि विविधता के बारे में हम लोगों ने काफी बार चर्चा की है और ये विषय अब हमारे लिए कोई अनभिज्ञ नहीं है। आप बहुत सारे प्रजातियों का जो सम्मिश्रण है, भारत इसमें बहुत ही रिच माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो विविध वातावरण, पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज के अंदर होती हुई तेजी से बदलती परिस्थितियां, ये सारी चीजें दुनिया के लिए बहुत प्रश्न चिन्ह बना रहता है। और अब तो हम मंगलयान तक की कामना कर रहे हैं कि ये सफलता से लैंड हो जाए, तो इन चीजों का और असर पड़ेगा हमारे यहाँ की जो जैव विविधता है उसका प्रसारण करने में। जो भी चीजें बढ़ती हैं वो पर्यावरण पर निर्भर करती है और पर्यावरण से जो उनको एनरिचमेंट मिलता है, न्यूट्रिशन, पोषण मिलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ जलाशयों और नदियों की भरमार है, उसके बाद पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। जैसे आप, मैं कुछ स्लाइड्स में आपको यहाँ के जलाशयों का या वाटर बॉडीज का एक परिचय देना चाहता हूँ। ये वो मैप है जहाँ से दिखाते हैं हम गंगा नदी का पूरा स्ट्रेच, फरक्का और बंगाल की खाड़ी से लेकर हमारे प्रयागराज तक। इसकी इम्पोर्टेंस की अभी हम चर्चा करेंगे। ये गंगा का वो स्थल है जो जहाँ प्रयागराज मौजूद है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ का पानी ताज़े मीठे जल की तरह जाना जाता है। इसके समागम से, गंगा यमुना के संगम से हम बहुत अच्छी तरह परिचित है, तो मैं इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है एस्चुराइन एरियाज। ये वो स्थल है जहाँ गंगा समुद्र से मिलती है। रूपनारायण एस्चुरी, वेस्ट बंगाल की मौजूदगी, अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरें। यहाँ का पानी ना तो खारा होता है और ना मीठा होता है।
आप सभी जानते हैं कि खारा जल समुद्र का बहुत, आप नहाने जाइए तो उसमें बाल खड़े हो जाते हैं निकल कर आने में। और मीठा जल जहाँ सैलिनिटी 0 होती है, जहाँ गंगा और यमुना हम आप रहते हैं, तो दोनों का जहाँ मेल होता है वहाँ पर डाइल्यूटेड सी वाटर की पोजीशन आती है। डाइल्यूटेड सी वाटर मतलब उसका विलयन, इसमें नमक का सांद्रण कम हो जाता है। ऐसी स्थितियां क्यों आती हैं? क्योंकि जीव जो गंगा की नदी से निकलकर समुद्र की ओर जाते हैं, उनकी एक आवश्यकता है कि वो प्रजनन के लिए ऐसे स्थान पर जाए जहां न ज्यादा नमक हो न ज्यादा 0 सैलिनिटी की अवस्था हो। तो ऐसी स्थितियों को हम एस्चुराइन एरियाज कहते हैं। ये उनमें से एक है। ये किताबी फोटोग्राफ नहीं है और ये हमारे स्टूडेंट्स ने वहां जाकर तस्वीरें खींची हैं। हम लोग करीब 25-30 साल से मांडवी और अरेबियन अरब सागर के एरिया में काम कर रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि तुलनात्मक अध्ययन हो सके गंगा के 0 सैलिनिटी वाटर और समुद्र के 32-34 पीपीटी सलाइन वाटर का तुलनात्मक अध्ययन हो पाए कि जीवों की परिस्थिति वहां पर और यहाँ पर कैसे फर्क है। इसके अलावा हम लोगों ने पहाड़ों के उद्गम स्थल पर काम किया है, जहाँ बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कि इन नदियों का उद्गम पहाड़ों से होता है, तो वो हिल स्ट्रीम कंडीशंस है। ये गोवा की लाइन एरिया है अरब सागर का, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, और यहाँ पर मांडवी नदी समुद्र से मिलती है। एस्चुराइन एरिया वही होगा जहाँ कोई नदी समुद्र से मिलेगी। ये है मांडवी का वो स्ट्रेच जहाँ लोग खूब एंजॉय करते हैं गोवा में। आप में से जो वहाँ गए हों वो अच्छी तरह जानते हैं डूबता सूरज उसी स्थल का। तो परिचय देना था आपको पानी की क्या अवस्थाएं हैं जहाँ मांडवी और समुद्र अरब सागर इनका समागम होता है। ये आंकड़े हैं जो बहुत महत्व रखते हैं। वाटर टेम्परेचर के अनुरूप सलाइन व्यवस्था, अंतिम दाएं तरफ से सेकंड जो कॉलम है उसमें पानी का सैलिनिटी है। सैलिनिटी आप देख रहे हैं 7 और 10 भी होती है। 34 जहां विशेष तौर से समुद्र है वहां की सैलिनिटी ज्यादा होती है, तो वो 34.3 और यहाँ तक जा रही है। लेकिन जो रूपनारायण एस्चुरी के पानी का खारापन है वो 7 तक आ जाता है, यानी उसमें नमक की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी से सादे जल का मिश्रण उसमें हो जाता है। तो ये एक परिचय था आपको जलीय पैरामीटर्स का। ये गोवा है पनाजी जहाँ मैप में, और ये वो मछली है जो हमारी इलाहाबाद से बंगाल की खाड़ी तक जाती है। माइग्रेशन आप बहुत अच्छी तरह से परिचित है। और ये कैटफिश है। मैं इसको क्यों दिखाना चाहता हूँ, इसका पर्पज आगे चल के क्लियर करूंगा। ये कैटफिश हमारे यहाँ मिलती है प्रचुरता से, इलाहाबाद और फतेहपुर तक हम इसे पाते हैं। ये वो शिप है जिससे कभी ड्रेजिंग की गई थी। इलाहाबाद से भारतीय जहाजरानी निगम का जहाज चला था जो लोगों को और खनिज को ट्रांसपोर्ट करता था। सरस्वती घाट प्रयागराज से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जाता है। मैं इसे जरा बड़ा कर दूं, सॉरी मुझे ध्यान नहीं आया। ये जहाज ड्रेजिंग के काम को कर रहा है, यानी खनन से पहले, जहाज के चलाने से पहले इसे गहरा किया गया पानी का जो लेवल है, ताकि जहाज के चलने में कोई रुकावट ना आए। उसके लिए बड़े जहाज़ों को चलना है तो नीचे ज़मीन में गहराव ज़्यादा चाहिए होता है, और इसका सारा असर किनारे के पर्यावरण पर पड़ता है। एक स्थिति होती है मैन मेड ऑल्टरेशंस। अगर आप उसे समझें तो ये वो स्थिति है क्योंकि हम अपने फायदे के लिए इसको हम गहरा कर रहे हैं और नीचे का बालू ऊपर ला रहे हैं। एक सेकंड, हेलो, जल्दी बोलिए। जी 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 जी, क्लास चल रहा था जरा, इसलिए आप आ रहे हैं जी। मैं जरा क्लास ले रहा हूँ, 1 घंटे बाद आ जाऊंगा, ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, 5:30 तक आता हूँ, मेहरबानी, क्षमा कीजिएगा। पानी की जो गहराई है उसमें
तलछट में बालू है, तमाम तरह के कीड़े मकोड़े हैं, वनस्पतियां हैं, फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन है। आपको ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमने इनकी गहराई को क्लियर करने के लिए जहाज के तल से, लेवल से सब चीजों को बाहर निकाला। हुआ क्या, 1000 फीट गहराई का वनस्पति अगर ऊपर आ जाएगा तो वो कभी सरफेस पर थे ही नहीं। ऐसे जीव जो नीचे दबे हुए थे वो अब सतह पर दिखने लग गए, और ऊपर किनारे की तरफ हम इसका जमावड़ा करते चले गए, तो जो वनस्पति या जीव ऊपर थे वो दब गए। तो जाहिर बात है कि उनको जीवन यापन में दिक्कतें आई होंगी, और नीचे की वनस्पति और इंसेक्ट वगैरह ऊपर आ गए। तो हमारा पर्पस तो हल हो गया कि जहाज को चलने के लिए पानी में गहराई मिल गई, लेकिन उन जीवों के हाल पर विचार कीजिए जो परिस्थिति के अनुरूप अब जीवन लायक नहीं है, जो नीचे है वो ऊपर आकर जिंदा हो गए, सरवाइव कर सके, और उनको अपने जीवन यापन की सतह पर कंडीशंस, बेटर ऑक्सीजन और लवणों में मात्रा प्रचुरता से जमीन के किनारे की उपलब्धता हो गई, और जो ऊपर थे वो चूंकि मिट्टी में दब गए या बालू के दबाव में, उनका जीवन जीना दूभर हो गया। तो कई वनस्पतियां यहाँ से गायब हुई होंगी, कई छोटे जीव यहाँ से डिसअपियर हो गए होंगे। ऐसी परिस्थितियों का लाभ हम लेते हैं कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वनस्पति और जीव संरक्षण पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है और लगातार कई वर्षों से होती रही है। जब भी किसी विकास के स्तर पर हमें पानी की बॉडी को लाना होता है तो जलाशयों में ये स्थितियां पैदा होती ही। ऐसी चीजें हमारा उस तरफ ध्यान दिलाती हैं कि हम किस प्रकार से खुद ही मैन मेड ऑल्टरेशंस करते हैं, ये प्राकृतिक नहीं है। आप एक परिस्थिति यूं लीजिए कि गंगा का जो उद्गम है गढ़वाल हिमालय से, गंगोत्री से, वहां से जब पानी नीचे आता है तो पहले पहाड़ पर ही उसे हमने टेहरी डैम बनाकर रोका है, और उसको समय समय पर हम रिलीज करके, अब चाहे नीचे बाढ़ आती हो रिलीज करने पर, या पानी की कम मात्रा गर्मी में हमें परेशान करती हो। गर्मी क्या है, फरवरी के बाद से जब से कुंभ मेला समाप्त होता है पानी रोक दिया जाता है। तो ये हमारे लिए बड़ी भीषण स्थिति होती है, क्योंकि इंसान को जीवन यापन के लिए गंगा जीवनदायिनी है, और उसका पानी हमारा नीचे बंगाल की खाड़ी तक जाना बहुत जरूरी है, ताकि सारे बीच के जो शहर हैं उनको गंगा का पानी मिलता रहे। तो इसमें जो चेंज आता है वो टेहरी डैम की वजह से आता है, और डैम हम समझते हैं अच्छी तरह, हमने बिजली के उत्पादन की वजह से इन चीज़ों को बनाया है। तो वर्चुअली जब आप बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन करते हैं या उसके विषय में बात करते हैं तो केवल प्रजातियों की चर्चा नहीं होती, उसके साथ जो चलने वाले जलीय और पर्यावरणीय जो भी घटक हैं उनकी चर्चा हमें करनी ही होगी। अब अगर उनमें परिवर्तन होता है, कोई कमी होती है या बढ़ोतरी होती है, तो उसका प्रभाव उन पर पड़ता है, और अगर जीवन यापन में उनको दुविधा होती है तो वो मर जाती हैं। ऐसी प्रजातियों के जाने के बाद उनका स्थानापन्न कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि प्रजातियों के हनन से, ह्रास से हमारा नुकसान ही होगा, फायदा तो कभी हो नहीं सकता। लेकिन एक चीज और ध्यान करिए कि गंगा में कटान होती है तो किनारे रहने वाले ह्यूमन बीइंग्स को, मानव को भी दिक्कतें आती हैं, और ये जब जल प्रवाह बढ़ता है, आजकल बारिशों का मौसम है, इलाहाबाद में तो बहुत कम बारिश हो रही है, लेकिन जो ऊपर के एरियाज हैं जहाँ से पानी आ रहा है, वो पानी जब अपने आप नेचुरल वे में आगे बढ़ता है तो किनारे के गांवों को बहा ले जाता है, जैसा आपने उत्तराखंड के एरियाज में अक्सर देखा है, इस वर्ष भी देखा है। तो ऐसी तबाही स्वाभाविक है, क्योंकि वो वहाँ की वनस्पतियां, वहाँ के जीव सब पानी बहा ले जाता है, और ऐसी परिस्थितियों को हम नैसर्गिक मानकर चलते हैं। इन चीजों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जल प्रवाह के साथ साथ अगर पानी रोकने की व्यवस्थाएं हम लोग कर ले, जो व्यवस्थाएं में सारे काम है, तो वो चीजें अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जहाज लाया जाता है, जहाजरानी निगम से ये जहाज आता है। मैं क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी छोटे जहाज, नावें आदि चलते हैं तो मनुष्य के काम आते हैं। बड़े जहाज के चलने का एक मजबूरन पहलू ये है कि उसके तले में पानी हमें भरना ही होता है। जहाजों का वो स्वरूप याद कीजिए जब वो बड़े समुद्र में चलते हैं,
और उनके ऊपर लहरों के थपेड़े पड़ते हैं। गंगा में तो ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी व्यवस्था करते हुए उनके तले में बैलेस्ट वाटर उसे कहा जाता है। बैलेस्ट वाटर वो पानी है जो जहाजों के पानी में चलते समय बैलेंस बनाए रखता है। तो वो बैलेंस कैसा होगा कि वो जहाज टूटने ना पाए। नीचे के पानी भर देने से तले में वो भार बढ़ जाता है और इस वजह से हमारा नुकसान नहीं होता। तो ऐसा जहाज जो यहाँ आता है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये सरस्वती घाट का एरिया था जो मैंने आपको दिखाया, और इसके साथ साथ वहां से चिड़ियां भी यहाँ आती हैं। जो प्रयागराज के बारे में जानते हैं, ये इन चिड़ियों को जो काला काला आप देख रहे हैं, ये सितंबर अक्टूबर की गंगा यमुना है जहां मछलियों के छिछड़े छोड़े जाते हैं। मानव किस प्रकार अपने काम के लिए इसका दुरुपयोग कर रहा है उसका एक नज़ारा देखिए। तो सितंबर अक्टूबर में जल प्रवाह कम होता है, और बल्कि फरवरी मार्च के बाद भी जल प्रवाह कम होता है, और सितंबर अक्टूबर के बाद जब पानी छोड़ा जाता है नदियों में पहाड़ से, तब यहाँ पर स्थिति नॉर्मल होती है। उस सामान्य होने से पहले इन जलीय जीवों और पक्षियों की क्या हालत है, ये काले हो चुके हैं उस कीचड़ की वजह से। यहाँ मछलियों के छिछड़े छोड़े जाते हैं, शहर का गंदा पानी यहाँ छोड़ा जाता है। तो ये पक्षी जो गोवा से माइग्रेट करके आए हैं, वो सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़े यहाँ पाते हैं, और इस वजह से इनका जीवन यापन सुगमता से होता है। तो अब फर्क ये पड़ता है कि गंगा के अंदर वो जीवाणु आ जाते हैं जो गोवा में परिलक्षित होते हैं। आप इसका उदाहरण अभी देखेंगे। ये बीमारी का नाम है एनिसोकिडोसिस, जो आदमियों में होती है, जिसे हमारे ये जीव फैला रहे हैं। और हमें बाध्यता ये है कि इन जीवों की हत्या हम नहीं कर सकते, इस वजह से हमें नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। लेकिन डॉल्फिन की चर्चा मैं ज़रूर करूंगा, जो फतेहपुर कंजर्वेशन एरिया है पटना से फतेहपुर तक का, तो वहाँ पर डॉल्फिन का जो मौजूदगी है वो कौन से परजीवियों को ला रही है देखिएगा अभी। और ये एनिसोकिडोसिस नाम की बीमारी उन जीवों से, परजीवियों से फैलती है। तो हमारे पास जो कार्यक्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इतना बृहद जीवों के विषय में हमें चर्चा करनी होगी जो आप सामान्य तौर से किताबों में नहीं पाएंगे। और एरिया स्पेसिफिक गंगा यमुना की बात हम कर रहे हैं, प्रयागराज में क्या क्या जीव हैं उनकी चर्चा केवल मैं यहाँ करने की कोशिश करूंगा। ये वो जहाज है जो लगातार यहाँ आता था, 2001 से इसका आगमन शुरू हुआ, और हमारे पास ऐसे परजीवी देखने को मिले मछलियों में और डॉल्फिन में जो उससे पहले यहाँ नहीं देखे गए। आप समझिए 2001 से पहले हमारे गुरुजी लोग यहाँ सरकारी सेवा विश्वविद्यालय की सेवा में थे, उन्होंने परजीवी विज्ञान पर बहुत बृहद चर्चाएं की। कभी उन परजीवियों की चर्चा नहीं की जो आज मिलते हैं या 2001 के बाद से मिलने शुरू हुए। तो ऐसे जीवों का यहाँ मिलना, ये जहाज का माइग्रेशन क्या कहूँ, ट्रांसपोर्ट कहूँ, और मछलियों का माइग्रेशन जो मैंने अभी आपको कैटफिश दिखाई थी, ये सब चीजें समुद्र के जल से कैटफिश द्वारा छोड़े गए अंडों को यहाँ तक पहुंचाने में सहायक बनी। तो मैं जिस मैन मेड ऑल्ट्रेशन की बात करता हूँ, आप स्वतः समझ सकते हैं कि जहाँ ये जीव मिलते हैं वो समुद्र का, सागर का हिस्सा है, और वहां पर जो कैटफिश है उनमें ये परजीवी मिलते हैं। वहां से उन परजीवियों के अंडों को और बच्चों को इलाहाबाद तक पहुंचाना मानवीय रूप से तो संभव नहीं है, लेकिन इस जहाज ने ये काम कर दिखाया। उस मछली के परिवृजन ने, माइग्रेशन ने ये काम कर दिखाया। आज ये प्रजातियां जो परजीवियों की हैं वो आदमी में बीमारी कॉज करने के लिए सक्षम है, और बीमारी का कारक अगर है इलाहाबाद तक पहुंच गया है तो इससे आगे फतेहपुर तक हम अपनी स्टडी कर चुके हैं। यहाँ से फतेहपुर तक वो लगातार मिल रहे हैं। तो अब अर्थ क्या हुआ, वो परजीवी जो अरब सागर में मिलता था, इसके हमें मॉलिक्यूलर एनालिसिस भी करी है, और 4 जीन जो ITS1, ITS2 अगर आप लोग इससे परिचित है, माइटोकॉन्ड्रियल COI और 18S RNA, ये RNA जो जीन्स हैं, ऐसे जीन्स की समावेश की कल्पना कीजिए जिनका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो ये पता चलता है कि ये जीव वही है, ये परजीवी वही है जो अरब सागर की मछलियों में मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये अलग प्रजाति नहीं है। अमूमन ये कहा जाता है कि जैव विविधता का ह्रास होता है
जब कभी बायो इन्वेजन होता है। इन्वेजन क्या हुआ? घुसपैठिया प्रजाति जो बाहर से यानी अरब सागर से नमकीन खारे जल के आधार से मीठे जल में गंगा के प्राणियों में ये मिल गई, और यहाँ पर चिड़ियाँ इसको लाई हैं हवाई माध्यम से, मछलियाँ इसको लाई हैं माइग्रेशन करके, ये जहाज इसको लाया है बैलेस्ट वाटर में अंडे और लार्वल अवस्थाओं को क्या कहेंगे, जातकों को वहां से कैरी करके समुद्र के एरिया से। तो ये 3 आधारों से जब यहाँ जीव पहुंच गया है तो जाहिर बात है हमारे पास जिज्ञासा थी कि ये जीव कौन सा है, वही है जो अरब सागर में मिलता है या वहां की प्रजाति फर्क है, यहाँ की प्रजाति फर्क है। अमूमन सतही स्तर पर अध्ययन करने वाले लोग इसको नई प्रजाति कह के अपना पेपर छाप लेते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन जब हमने इसका आणविक एनालिसिस किया, उस विश्लेषण से ये पता लगा कि ये प्रजाति फर्क नहीं है, ये एग्जैक्टली वही है जो यहाँ मिलती है और जो अरब सागर में मिलती है। तो इसका मतलब जो हवाई यात्रा करके पक्षी ला रहे हैं, पानी के माध्यम से जहाज ला रहा है और माइग्रेशन करके मछलियां ला रही हैं, वो घातक प्रजाति जो आदमी में बीमारी पहुंचाती है वो यहाँ पर लाकर इसे फेंक दे रही है। 2 असर पड़ते हैं, पहला तो प्रजाति का नुकसान, दूसरा पर्यावरण में परिवर्तन अगर ऐसी चीजें हो रही हैं। तो अगर का जवाब तो मैंने दिया, ये हो रही है। प्रजाति का नुकसान जो आमतौर पर धारणा है कि घुसपैठी प्रजाति जिसे चाहे मैं लाया, मानव लाया, या चाहे वो पर्यावरण और मछली से आई, वो यहाँ आई तो यहाँ की प्रजाति समाप्त। प्रजाति क्यों समाप्त होगी? क्योंकि एक उदाहरण है क्लेरियस गैरिपिनस का, जो जीव विज्ञान के छात्र हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये मछली हमारे यहाँ एलियन कहलाती है, विदेशी प्रजाति कहलाती है, और विदेशी और घुसपैठी प्रजाति में तो बहुत अंतर नहीं है। हालांकि ये बहुत स्वाभाविक है कि विदेशी प्रजाति को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, कहीं से लाकर छोड़ते हैं अपनी जलाशयों की स्थिति में, तो वो इंट्रोड्यूस्ड हो या घुसपैठी हो, ऐसी प्रजातियों से हमारे यहाँ का भोजन चट कर जाती हैं। और दूसरी इनकी जो खासियत है, वो बाहर से आई प्रजातियां सीवेज वगैरह पर बड़ी तेजी से भोजन करती हैं। ये क्लेरियस गैरिपिनस के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम है, जो लोग फिशरीज के छात्र हैं उन्हें मालूम है ये बात। तो अगर वो कीचड़ पर भी जिंदा रह सकती है तो हमारी क्लेरियस बेट्रैकस का क्या होगा? यही कारण है क्लेरियस बेट्रैकस समाप्त हो चुकी है, और यहाँ पर जो मिलता है जीव, वो जब तक फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन प्रचुर मात्रा में फ्रेश नहीं होगा, क्लेरियस बेट्रैकस को भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कीचड़ नहीं खा सकती। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बाहर से आने वाली घुसपैठी प्रजाति हमारे यहाँ की मछली का खाना खा के चट कर जाती है, इस वजह से लोकल प्रजाति को नुकसान होता है। तो लोगों ने ये आम धारणा बना ली कि प्रजाति को नुकसान होता है इन्वेजन स्पीशीज से। तो इन्वेसिव घुसपैठी प्रजाति समाप्त तो करती है, लेकिन अब इस परजीवी को लेकर आगे चले तो हमारे पास, जब हमने 30 साल इस जगह का अध्ययन किया और गढ़वाल से लेकर इलाहाबाद और प्रयागराज से लेकर अरब सागर तक की स्टडीज की, तो हमें ये पता चला कि यहाँ कुछ नई प्रजातियां भी आ गई। वो नई प्रजातियां कहाँ से आ गई? आज तक जो एनिसेकिडोसिस आपने देखा, इससे जुड़ी हुई जो बीमारी के परजीवी हैं एनिसेकिस प्रजाति के, ये प्रजाति कभी नमक के पानी के अलावा कहीं नहीं मिली विदेशों में। भारत में तो इनकी रिपोर्ट्स ही नहीं थी। बहुत कम जो स्टडीज बाहर भी हुई, उनमें फ्रेश वाटर में ये प्रजाति कभी रिपोर्ट नहीं की गई। ये पहली बार हम लोगों ने इलाहाबाद और आसपास के एरिया या फतेहपुर के एरिया से मीठे जल से इनको खोज कर बताया। तो अब प्रश्न ये हुआ कि यहाँ कई प्रजातियां डॉल्फिन से संबद्ध विदेशों में मिली है। यानी डॉल्फिन का क्या उपयोग है? एक्चुअली एक माध्यक होता है, एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है। जितने परजीवियों का मैं नाम ले रहा हूँ, एनिसेकिस वगैरह, ये एक माध्यम से ग्रो करती हैं इससे पहले कि वो डेफिनेटिव पोषक में, अंतिम पोषक में आए। अंतिम पोषक यही है जो आप देख रहे हैं, बड़ी मछली और शार्क और वगैरह, कैटफिश वगैरह, जिनका मैंने अभी तक जिक्र किया। तो बड़ी मछली में आने से पहले ये
इंटरमीडिएट होस्ट में इनका विकास होता है, यानी अंडे से जातक के बनने की अवस्था इनकी छोटे जीवों में, यानी साइक्लोप्स, कोपीपॉड, आप जूलॉजी के स्टूडेंट्स जानते होंगे, आर्थ्रोपॉड जिनका नाम साइक्लोपॉड कैटेगरी में आता है, और कोपीपॉड वगैरह, इनमें ये अंडे से ग्रो करती हैं। तो जाहिर बात है कि इनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको बड़ी मछली जब खाती है तब परजीवी के बच्चों को मौका मिलता है कि मछली के पेट में जाकर ये मैच्योर वर्म में बदल जाए। ये इसका जीवन चक्र है। तो ऐसी अवस्था में जो छोटे प्रजाति के जीव हैं उनमें कई नए प्रजाति के अंडे जो समुद्र से यहाँ आ गए या और तरीके से प्रव्रजन करती हुई मछली के पेट में यहाँ आ गए, तो हमारे पास जो नए नए परजीवी मिले उनमें कॉन्ट्रोसीकम, एनिसेकिस, ऐसी पहले इन मछलियों में नहीं मिलती थी, वो अब पाई जाती है। तो हमारी ये धारणा तो गलत हो गई कि घुसपैठी प्रजातियां हमारी प्रजातियों को समाप्त कर जाती हैं, तो इससे स्पीशीज लॉस होता है। यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए हम मानते हैं कि लॉस ऑफ स्पीशीज एक मेजर कारण है बायो इन्वेजन का। तो ऐसा नहीं है, वो अगर कुछ स्पीशीज गायब हो रही हैं तो उससे ज्यादा मात्रा में स्पीशीज जो हावी होने की कोशिश कर रही हैं वो यहाँ ऐड भी की जा रही है। तो हमारा भौतिक स्तर पर आकलन गलत हो जाता है, क्योंकि प्रजातियां जो बाहर से आ रही हैं उनकी संख्या ज्यादा है। और डॉल्फिन का क्षेत्र यहाँ मैंने आपसे बताया, गंगा में मीठे जल में पटना से लेकर फतेहपुर तक उनका संरक्षण अभियान हम लोगों ने चलाया। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं इनको बचाने की। तो डॉल्फिन इसलिए चर्चा में है क्योंकि विदेशों में ये सब परजीवी जो एनिसेकिडोसिस नाम की बीमारी कॉज करते हैं, ये डॉल्फिन के शरीर में पलते हैं लार्वल अवस्थाएं, और जब इनके फीकल मैटर लैट्रिन वगैरह से ये पानी में आता है, अंडे वगैरह इनके डॉल्फिन के शरीर से बाहर आते हैं, तब हमारी जो कैटफिश है, बेगेरियस जिसको आपने देखा, मिस्टर्स जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ये मिस्टर्स बेगेरियस उसी एरिया में गंगा में रहती हैं जहां डॉल्फिन रहती है। तो उस फीकल मैटर पर जब ये भोजन करती हैं तो उनके पेट में ये अंडे चले जाते हैं। ऐसी प्रजाति के जीवों को पनपने के लिए पहले एक मछली थी, अब डॉल्फिन, मिस्टर्स, बेगेरियस, ये सारी फ्रेश वाटर में उपलब्ध है। तो क्यों ना इनका प्रचुर मात्रा में उत्पादन फ्रेश वाटर में होगा। इसलिए ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ मीठे जल में जो परजीवी मिल रहे हैं वो विदेशों में नमकीन खारे पानी में मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा पर्यावरण का चमत्कार है जिसे देखकर हम आगे अध्ययन बढ़ाते हैं। ये वो परजीवी हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ इनकी तस्वीरें हैं। क्षमा कीजिएगा। ऐसे परजीवी जो विविध रूप के आकार लिए हैं, देखिए कितने बड़े हैं, और ये हमारी आंत में चिपक जाते हैं। जो भोजन हम करते हैं वो पचा हुआ भोजन ये स्वीकार करते हैं और इस तरह से हमें बीमार करते हैं। ये एनिसेकिडोसिस के कारक हैं। ये रोस्लेस्केरिस है, एनिसेकिस है, इंटरलेबिया वगैरह जो रिसर्च के छात्र होंगे उनको तो समझ में आएगा। अदरवाइज आकार प्रकार देखिए, इनमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये इतने साधारण दिखते नहीं हैं। आपने बचपन में जो ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हैं एंकाइलोस्टोमा के बारे में पढ़ा है, उसके सामने इसको रखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि एंकाइलोस्टोमा आदमी में मिलता है, यानी बड़े जटिल तंत्र में, जैविक तंत्र में वो पाया जाता है, और ये मछली में मिलता है। दोनों में फर्क क्या हुआ? एनिसेकिस और रोस्लेस्केरिस में वही डेवलप्ड आर्मेचर है, इतना कड़ा कवच चेहरे के ऊपर, सिर के ऊपर है, जो आदमी में रहने वाले एंकाइलोस्टोमा में मिलता है। यहाँ विकास क्रम की वो अवस्था याद कीजिए। जो ज़ूलॉजी पढ़ते हैं वो जानते हैं कि प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, आगे चलते चले जाइए तो वर्टिब्रेट्स में फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, ये क्रम है। यानी जटिलताओं का बढ़ता हुआ क्रम जीवों के विकास क्रम का परिचायक है। यहाँ क्या हो रहा है? जो ह्यूमन बीइंग में, इंसान में, मानव में मिलता है पैरासाइट, वो एंकाइलोस्टोमा है जिसमें बड़ी कवच की व्यवस्था है। आप जानते हैं उनमें कटिंग प्लेट्स होती हैं, जॉज होते हैं, और यहाँ जो हम दिखा रहे हैं आपको वो मानव तक नहीं पहुंचा, फिश में ही मिल गया।
तो क्या ये क्रम उलट गया है? ये एक प्रश्न चिन्ह है हमारी स्टडीज से कि मानव क्रम में बढ़ते हुए क्रम में विकास होता रहा है और जटिलताओं का बढ़ना ही इवोल्यूशन की खूबसूरती है, लेकिन यहाँ रिवर्स हो रहा है, यानी उसको इवोल्यूशन का कि बढ़ते क्रम के कशेरुकी के साथ परजीवी में जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ उल्टा है, मानव की बात हम नहीं कर रहे, मछली में ही वो चीजें मिल गई, कवच वगैरह, जो कभी मानव में मिलनी चाहिए। तो ऐसी जटिलताएं अगर मीठे जल में हमें मिल रही हैं तो आप समझिए कि मीठा जल उनको कितनी तेजी से बढ़ा रहा है। और अगर हम इस तरह से गंदगी फैलाकर इनको प्रश्रय देते रहे तो ये हमारे शरीर के साथ साथ मछलियों को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये एक बहुत भारी लेसन है जो हमारी स्टडीज से मिलता है। वही परजीवी है जो ऑर्डिनरी सामान्य माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। आप देखें, ये बहुत अधिक जटिलताएं जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से दिखाने की कोशिश की, ये सामान्य माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा। ये वो जल जहां मिर्जापुर के पास कहा यह जाता है कि नमक का पानी अगर समुद्रों में उपलब्ध है और ये परजीवी वहां होता है तो ये फ्रेश वाटर की गंगा नदी में कैसे सरवाइव करता है, इसका लालन पालन यहाँ हो कैसे सकता है। तो कभी हमने प्रॉन कल्चर किया था इलाहाबाद में, तो हमें समुद्र का पानी चाहिए होता था उसकी L8 या L12 अवस्था में, यानी जो लार्वल अवस्था 8 दिन पुरानी या 12 दिन पुरानी, वो कभी भी डाइल्यूट सी वाटर के बगैर पैदा नहीं होती। ये उसकी एक बहुत खासियत है। तो जब हम समुद्र के पानी से बच्चों को लाते थे, चेन्नई से मंगवाते थे, केरल से मंगवाते थे, तो वहां का जब लार्वा यहाँ आता था तो उसे बाहर निकालने से पहले हमको एक्लिमेटाइज करना होता था। यानी एकदम से खारे जल से आने वाला प्राणी अगर मीठे जल गंगा में छोड़ दिया गया तो सब मर जाएगा। इस वजह से हम खारे पानी में पानी मिलाकर उसे हम सांद्रण कम करते थे नमक का, तब इनको ग्रो करने में आसानी होती थी। लेकिन ये हम प्रकृति के अगेंस्ट हैं। अगर जहाज से आते हुए खारे जल के प्राणी बीच में उनको मीठा जल नहीं मिलेगा तो ये सरवाइव नहीं कर सकते। इसका एक कितना सुंदर उदाहरण है कि मछली जो ट्रांसपोर्ट करके माइग्रेट करके ला रही है खारे जल की अवस्था को, वो मीठे जल के सोतों से होकर गुजर रही है। हमारी कल्पना है ये कि ये जो मीठे जल के अंदर नमकीन स्रोत है, ये मिर्जापुर के पास का क्षेत्र है जहाँ सोन नदी आकर मिलती है। यहाँ नमकीन जल के स्रोत हैं पानी के अंदर ही, नदी के नीचे। तो शायद ऐसी अवस्था है जो खारे जल को डाइल्यूट करके नदी के जल में इनको उपलब्ध करा देती है। इस वजह से ये इतनी दूर 2000 किलोमीटर दूर तक चले आते हैं और इनकी मौत नहीं होती। मौत होती भी होगी, अगर 10% भी बचे तो वो इलाहाबाद तक पहुंच जाते हैं। तो ये एक बहुत वायबल सोच है कि इनको खारे जल के जीव को मीठे जल की गंगा में सर्वाइवल के लिए मदद कौन करता है। ये प्रकृति ही है जिसके बारे में आज हम जान पाए हैं। हो तो आ रहा है ये नदी, गंगा नदी तो कितने सदियों पुरानी नदी है, वही सोन के जल से मिलती हुई मिर्जापुर से होती हुई नीचे की तरफ बहती है। तो अगेंस्ट द वाटर करंट जब हमारी मछली जाती है बगेरियस या मिस्टर्स, उस जगह पर ये खारे जल को डाइल्यूट करते हुए इन परजीवियों को मदद करती है। यही बताने के लिए मैंने ये जल का स्रोत लगाया। ये कुंभ का मार्च 2013 का पिक्चर इसलिए दिखाया कि यहाँ पानी कितना प्रचुर मात्रा में था। मार्च आते आते टिहरी डैम में पानी रोक दिया गया। तो ये देखिए, यहाँ लोग नहाते थे, जनवरी फरवरी में लबालब भरा हुआ था। आज वहाँ जमीन दिखना शुरू हो गई है। और अप्रैल मई और जून सितंबर में मैंने आपको दिखाया था, जब चिड़ियाँ आती हैं तो उनको पानी नहीं मिलता, पानी के साथ मछली नहीं मिलती, तो वो कचरे में जो मछली फेंकी जाती है इलाहाबाद शहर की, उस पर खाना खाने को बाध्य होते हैं। ये वो चिड़िया है जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ बार बार, ये गोवा से प्रव्रजन करके यहाँ तक पहुँचती हैं। तो ये लाइव फोटोग्राफ आपको समझने में ज़्यादा आनंद देंगी, बजाय इसके कि आप किताबों से रट कर चीज़ों को सीखें। और ये वो पर्यावरण है, और ये झूसी का एरिया है जो दिख रहा है, तो जहाँ आप रहते हैं उस गंगा को जहाँ आप रोज़ सुबह शाम देखते हैं, और ये चोरी है जो गंगा का खनन किया जा रहा है,
आप अच्छी तरह जानते हैं बालू चुराने वाले लोग इस तरह से नौकाओं को, ये संगम की तैयारी है जहाँ कुंभ मेला के लिए लोगों को बसाया जाता है। तो पानी के जितने उपयोग हम करते हैं वो इसलिए कि हमारे काम आ सके। अपवर्ड मूवमेंट यानी बंगाल की खाड़ी से अगर बगेरियस चलती है तो गंगा की करंट के अगेंस्ट चलती है, और इन्फेक्शन रोस्लोस्केरिस नाम के परजीवी का है तो वो घुसपैठी प्रजाति को यहाँ तक लाती है। ये वो डॉल्फिन है जो फतेहपुर के एरिया में ऑलरेडी मौजूद है, वहां से ये पर्टिकुलर पिक्चर इलाहाबाद की डॉल्फिन की नहीं है, ये मैंने प्रतीक चिन्ह लगाया है कि आपको मालूम हो कि पीछे से जो समुद्र के एरिया से परजीवी आए उनको संरक्षण प्रदान करती है, अपने शरीर में ग्रो करने के लिए लार्वल अवस्थाएं यहाँ ग्रो करती हैं, और ये लार्वा जब फीकल मैटर के साथ बाहर आते हैं तो ऐसे दिखते हैं। ये वो एनिसेकिस है, कॉन्ट्रोसिकम है, जो परजीवियों का बीमारी आदमी में फैलाने के लिए निश्चित रूप से घातक है। और ये पहली बार हम लोग यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ हैं, उनकी फोटोग्राफ्स हैं। एनिसेकिस टिपिका विश्व में माना हुआ मानव घातक प्राणी है और ये परजीवी यहाँ पर फैलते हैं। ये मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जो अभी मैं बात कर रहा था कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देखिए तो फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स यानी बर्ड्स और मैमल यानी एंकाइलोस्टोमा में जो कटिंग एज मिलता है जॉज वगैरह में, वो मैमल का प्राणी है। लेकिन आज इसको उलट कर देखिए तो को इवोल्यूशन की श्रृंखला हमारे लिए पैरासाइट्स जो है वो मछली में मिलते हैं जिनमें ज्यादा घातक कटिंग यंत्र मौजूद है। ये प्राणी मैं दिखाना चाहता हूं कि ये ट्रिमेटोड है जो डीप सी फिश में मिलता है। हम छोटा सा आयाम बदल कर चर्चा करते हैं, 10 मिनट और लूंगा मैं। ये वो परजीवी है जो सदियों पुराने मछलियों में मिलता है, यानी 81 मिलियन ईयर्स अगो ये प्राणी मछली में प्रभावी तौर से जम गया। ट्रिमेटोड वर्ग का प्राणी है, इसके सिंपल माइक्रोस्कोप के फोटोग्राफ हैं, आप अंदर की संरचनाएं देख रहे हैं। प्लेजियोपोरिन वर्म्स है, नियोलबोरिया इसका नाम है, और मछली का नाम है स्कोलोप्सिस वॉस्मेरी। ये अरेबियन सी का प्राणी है। हम इसे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये प्राणी 21 प्रजातियां इस प्राणी की अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में मिलती हैं। 21 प्रजातियां, स्पीशीज, यानी जब कभी द ग्रेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई थी, भारत के भूभाग से अलग हुआ था, ऑस्ट्रेलेशिया था ये, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, वो एक ही भूभाग थे, और जब अलग हुए तो ये यहाँ रह गया और इसके साथ ही 21 प्राणी अटलांटिक और पैसिफिक मछलियों में चले गए। क्या फर्क पड़ा? अटलांटिक और पैसिफिक में पानी का तापमान है -25-30 डिग्री सेंटीग्रेड, और अरब सागर में तापमान है +25-30-40 डिग्री। तो प्राणी वही है, नाम वही है, नियोलबोरिया। इनकी 21 प्रजातियां तो जमाव वाले पानी में जिंदा है, और समुद्री अरब सागर में ये प्राणी जो जीवित है, जो हमें मिला, अब ये बताता है कि कितनी विविधता के साथ ये प्रजातियां टॉलरेट कर लेती हैं। अंग्रेजी के शब्द हैं इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में, यूरीहेलाइन, यूरीथर्मल या स्टेनोहेलाइन और स्टेनोथर्मल। अर्थ बताता हूं। यूरीहेलाइन मतलब जो उनकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा पानी की होती है, वहां पर जो रहने वाले प्राणी हैं उनको यूरीहेलाइन कहा जाता है। स्टेनोहेलाइन मीनिंग जिनमें सैलिनिटी कम में रहने की क्षमता है, वो स्टेनोहेलाइन तापमान के हिसाब से। यूरीथर्मल यानी उच्च तापमान पर रहने वाली प्रजातियां यूरीथर्मल कहलाती हैं, और स्टेनोथर्मल ये प्रजाति हुई जो कम तापमान पर रहती है। तो अब आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अरब सागर में वही जीव रहता है +35-40 डिग्री सेल्सियस पर, जो अटलांटिक और पैसिफिक सागर में उसी की 21 प्रजातियां रहती हैं -25-30 डिग्री सेल्सियस। तो कहना आसान है, -25-30 पर रहने वाली प्रजाति में वही ऑर्गन है, वही ऑर्गेनल है, अंदर की व्यवस्था है जो +40 और 45-35 डिग्री में है। तो ये व्यवस्था कैसे बन गई, कैसे ये अलग हुए? जब भूभाग अलग हुआ तो हमारा
जहां आज मैं बैठा हूं इलाहाबाद में, ये टेथिस ओशन के अंतर्गत था और टेथिस ने हम सबको डुबो रखा था। धीरे धीरे ये टेथिस ओशन अरेबियन सागर में जाकर मिल गया और टेथिस ओशन खत्म हुआ तो हमें रहने का स्थान मिल गया। लेकिन अरब सागर 100 मिलियन ईयर्स अगो का इसकी व्युत्पत्ति है और वो आज भी जिंदा है। तो हमारे पास जो सागर है वो बहुत पुराना नहीं है, लेकिन अटलांटिक और पैसिफिक ओशन जिनसे कनेक्टिविटी है इन सागरों की, वो 200 मिलियन ईयर्स अगो पुराने समुद्र हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने पुराने समुद्रों में अगर बीच से अलगाव हुआ भूभाग का, तो ये प्रजाति यहीं रह गई और बाकी वहां शिफ्ट हो गई, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उन सागरों में जहां तापमान बहुत कम है। तो हमारे पास जैव विविधता को समझने के बहुत आयाम हैं और भारत एक ऐसा विचित्र देश है जहां हर तरीके का एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम समझते हैं ना, उसकी पराकाष्ठा है, कम तापमान की भी, अधिक तापमान की भी, परभक्षियों की भी, परजीवियों की भी। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपने पर आ जाए तो एक चींटी भी हाथी को समाप्त करने के लिए काफी है। तो इस हिसाब से अब भारत को चांद पर पहुंचने दीजिए, हमें जीवों के बारे में बहुत मददगार सूचनाएं मिलने वाली हैं, क्योंकि ये डाइवर्सिटी विदेशों में है ही नहीं और यही चीज हमारे वैज्ञानिकों के लिए लाभ का कारण बनेगी। धन्यवाद, मैं यही समाप्त करता हूँ। हेलो हेलो, जी सर। हेलो, आवाज आ रही है?